माननीय उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आसन का आभार व्यक्त करता हूँ कि और आसन के साथ साथ मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आदिवासी मामले, जनजातीय कार्य पर विचार विमर्श हो रहा है। ये बात सही है कि काफ़ी अरसे के बाद हो रही है और इस अवसर पर हमारे बहुत सारे माननीय सदन के वरिष्ठ सदस्यों ने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं, आलोचना भी की है और कमियों को भी रेखांकित किया है। हमारे इस चर्चा में जिन लोगों ने भाग लिया, वो इस समय मैं देख रहा हूं कि अधिकतर लोग सदन में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे सबसे पहले हमारे राठवा जी ने कुछ विषय को जनजातीय समुदाय के हितों के बारे में चर्चा की थी, इसी तरीके से अभिरंजन विश्वास जी, कानी मौजी जी, वेंकटरमणा राव जी, शिवासन जी, थम्बी दुरई जी, विशंबर प्रसाद निषाद जी, रामनाथ ठाकुर जी, सुमेर सिंह सोलंकी जी, फूलो देवी नेताम जी, संपतिया उइके जी, सुरेश गोपी जी, प्रसन्नानंदा जी के वसान जी, ब्रिजलाल जी, हमारे अमर पटनायक जी, विनय विश्वाम जी, वंदना चौहान जी, समीर उरांव जी और अभी अंतिम में रमीला बहन जी ने इस चर्चा में भाग लिया और काफ़ी गंभीरता से सबने चर्चा की। सरकार के कार्यक्रमों के बारे में, बजट के बारे में, नीतियों के बारे में भी बहुत सारे विषय यहाँ पर आए हैं और अधिकांश लोगों ने इस बात को रेखांकित किया कि जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय विकास के लिए जो बजट है उसमें कटौती की जा रही है। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि हम बजट के दौरान चर्चा कर रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी स्पष्टता होनी चाहिए कि यदि आप देखें इन कई वर्षों में तो लगातार बजट में बढ़ोतरी हुई है और खर्चे भी उसी तरीके से हुआ है राज्यों के साथ मिलकर कि उसका लाभ कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जिन 2 वर्षों का आपने उल्लेख किया है, बात सही है। 19-20 में जहां 106% बजट आवंटन का खर्च हुआ है क्योंकि रिवाइज एस्टीमेट में उसको बढ़ाया गया, वहीं 20-21 और 21-22 आप सबको ध्यान में है कि कोविड के वजह से जो आवंटन राज्यों को उपलब्ध कराया गया था और राज्यों ने बहुत सारे कार्यों को इस अवधि में नहीं कर पाए और जिसके वजह से उनको आगे के आवंटन नहीं दी जा सके और जिसके कारण थोड़ा खर्च कम हुआ। लेकिन मंशा में, निष्ठा में, ईमानदारी में कोई कमी नहीं है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय समुदाय और जनजातीय
परिवारों के हितों की रक्षा के लिए एक मिशन मोड में कार्यक्रम बनाने का और उसे संचालित करने का निश्चय किया है। देश भर के लोगों के लिए जहां संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वहीं विशेष तौर से उसको जनजातीय समुदाय में कैसे दिखे, जनजातीय क्षेत्रों में कैसे दिखे। और वो बार बार हमारी चर्चा में आती है कि हम सब पिछले कई वर्षों से लगातार, मैं उस पक्ष पर थोड़ी देर में आऊँगा, क्योंकि कमियों को दर्शाना या पिछले सरकारों को कोसना ही हमारा काम नहीं है, इसमें हम ज़्यादा समय भी व्यर्थ नहीं करना चाहते। हमारा काम है आगे बेहतर कैसे हो, प्रभावी कैसे हो, और जिन समुदायों के बारे में, जिनके बारे में आपने इतनी चर्चा की है, उनके कमियों को बताया है कि उन क्षेत्रों में लोग नहीं पहुँचे, उन क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है, वहाँ पर हमें काम करने का मौका जनता ने भी दिया है और आदिवासियों ने विश्वास भी व्यक्त किया है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि इस देश में साइलोज में काम हुए, सभी मंत्रालयों ने अपने अपने आधार पर काम करने का और अपने ही आधार पर मूल्यांकन करने का, जिसमें कोई कोऑर्डिनेशन का तारतम्यता नहीं था। और परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे मंत्रालयों ने शायद काम किया, लेकिन वो गांव में, जहां बुनियादी तौर से सारी सुविधाएं गांव में पहुंचना चाहिए, वहां नहीं पहुंची। और इसलिए प्रधानमंत्री का जोर हमेशा यह है कि हम उस साइलोज से बाहर आकर काम करें। कम्युनिटी है तो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम इस तरीके से बनना चाहिए ताकि सभी विभागों का काम उस गांव में संपूर्ण रूप से पहुंचे और सैचुरेटेड मोड में हम काम करें कि उस गांव की सारी समस्या का समाधान करने में हम सफल हो रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, न केवल हमारे मंत्रालय से बल्कि सभी मंत्रालयों के माध्यम से, और उसका बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। उपसभापति महोदय, आप बहुत अच्छे ढंग से परिचित है झारखंड से, क्योंकि आपका लंबा संबंध है और मैं भी वहीं से आता हूं, और वैसे जगह से आता हूं जहां की चर्चा भी माननीय सदस्यों ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की धरती, वही मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसी क्षेत्र से चुन करके वहाँ के जनता ने मुझे यहाँ भेजा है। ये मेरा सौभाग्य है, और ये मेरा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा के धरती से चुन करके यहाँ आया हूँ और उन जनजाति भाइयों के बीच में काम करने का मौका मिला है, पूरे देश भर के जनजाति भाइयों, पूरे देश भर के आदिवासी भाइयों के बीच में। और मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो आदिवासी है वो आदिवासी आज समुदाय के दृष्टि से आदिवासी के रूप में, लेकिन वर्गों के दृष्टि से उसके अंदर कई, नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएं, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में जाए, पूर्वी भारत में जाए, पश्चिम भारत में जाए, यानी कहने का ये मतलब है कि एक तरफ तो पहाड़ों से आच्छादित है तो एक तरफ सामुद्रिक तटे हैं। चाहे वो गुजरात के समुद्री तट से जुड़े हुए लोग हों, महाराष्ट्र के समुद्री तट से जुड़े हुए लोग हैं, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से या उड़ीसा से, उसी तरीके से चाहे वो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर हो या अरुणाचल हो, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर सहित
आसाम जैसे राज्य हो, तो आप एक चीज़ देखेंगे, ये सारे लोग जो आदिवासी समुदाय हुआ एक तरीके से भौगोलिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ आदिकाल से रहे हैं और वो शांति प्रिय ढंग से आदिकाल तक रहना चाहते हैं, अनंत काल तक रहना चाहते हैं। मैं एक बात यहाँ पर निश्चित रूप से कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं की चर्चा भी करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगा कि इस देश में जो बुनियादी समस्या रही है आज़ादी के बाद से, वो यही है कि इस देश में लंबे अरसे तक आदिवासियों को समझाने की कोशिश हुई, आदिवासियों को समझने की कोशिश नहीं हुई। आदिवासी को यदि समझ जाते तो शायद ये समस्या नहीं होती जिन समस्याओं की चर्चा आज सत्ता में रहने के बाद, सत्ता से बाहर होने के बाद आप कर। लंबे अरसे तक आपने शासन किया और आप उन्हीं कमियों को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं, जिन समस्याओं के लिए आप वर्षों तक जनता से मौका प्राप्त करते रहे, जनता आपको चुनती रही। लेकिन मैं उसके लंबे आलोचना के पक्ष में नहीं हूं। मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा कि आज़ादी के बाद इस देश में आदिवासियों के साथ लंबे कालखंड तक न्याय के बारे में नहीं सोचा गया। उनके लिए बहुत सारी बातें की गई, ऐसा नहीं है कि बातें नहीं की गई। हम सब बाद में इस सदन में आए हैं, लेकिन हमारे पहले भी बहुत लोग सदन में रहे हैं, तो लोगों ने चर्चा की है, चर्चा की हो और अच्छी ही चर्चा की होगी। लेकिन उस अच्छी चर्चा का परिणाम को पहुंचाने के लिए, परिणाम तक पहुंचाने के लिए जो ईमानदारी और निष्ठा थी, वो सही ढंग से सामने नहीं आ सका। और परिणाम ये हुआ कि आज भी हम उस उलझनों के दौर से गुजरते हुए जो सत्ता में है उसको कोसते हैं, उसके बारे में आलोचना करने का सोचते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हम सब मिलकर के इसका समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं। और मैं इस अवसर पर कहूँगा कि जैसे कल एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप वन नेशन वर्ल्ड कल्चर और ट्राइबल को, जनजातीय समुदाय को आप एक तरीके से समाप्त करना चाहते हैं और एक तरीके से आप उन्हें, उनके सांस्कृतिक विरासत को नुकसान या सांस्कृतिक विरासत को मिटाना चाहते हैं। यह देश ऐसे पूर्वजों का देश है और जिसको हम सब लोग मानते हैं, और हमेशा इस बात को हम सामने रख करके सोचते हैं कि हमारी सोच सर्वधर्म समभाव है, सबके साथ मिलकर के चलना, सबके साथ काम करना और सबके साथ जीना, ये हमारी परंपरा रही। भारतीय संस्कृति में ये नहीं है कि किसी के ऊपर में किसी चीज़ थोप दिया जाए। भारतीय संस्कृति अपने आप में अनूठा है और दुनिया इस बात को सराह रही। तो उपसभापति महोदय, मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि साइलोज से बाहर निकल करके कैसे काम किया जाए, इसके बारे में सबसे ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। इसकी चर्चा, जब हम साइलोज की बात करते हैं, इसकी चर्चा एक बार योजना बनी थी इस देश में। जैसे हमारे मनोज जी ने जयपाल सिंह मुंडा का नाम लिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, प्रोविजंस हुए उस समय। जयपाल सिंह मुंडा ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी बात कही, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन उन बातों को लंबे कालखंड तक किस रूप में हमने लिया,
किस तरीके से देखा। कालांतर में यह हम सबको यह एहसास हुआ कि हम गलत करते जा रहे हैं, और एक कमीशन बनी यूएन ढेबर की। यूएन ढेबर ने अपने रिकमेंडेशन दिया, उसके आधार पे एक नीतियां बनी। उस नीतियां का अनुपालन भी आपने कैसे किया, किस ढंग से किया। उस रिकमेंडेशन में यह बात कही गई थी कि जनजातीय समुदायों के बारे में, जनजातीय क्षेत्र के बारे में सोचते समय आपको यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप इस तरीके से कैसे सोच सके कि सारे मंत्रालयों का कार्यों का कोऑर्डिनेशन इस तरीके से हो कि उसके पीछे वह गांव और वह आदिवासी है। यानी उस समय यह मूल्यांकन करते हुए बताया गया कि ट्राइबल सब प्लान स्टेट कैसे बनाएगा और सेंटर कैसे बनाएगा और किस तरीके से राशियों का प्रबंधन करते हुए बजट एलोकेशन होगा और उसके अनुसार एक्सपेंडिचर होगा। आज एक माननीय सदस्य ने कहते हुए कहा कि आपके डेटा कोई मैं बता रहा हूँ। यस, हमारा डेटा है वो, लेकिन वो डेटा कब का है, किस तरीके का डेटा है, जो पिछले कई वर्षों के अनुभवों के आधार पर जब रिसर्च किया गया तो ये डेटा सामने निकल करके आया कि पिछले कई वर्षों से लगातार इस नीति बनने के बाद में अपने प्रत्येक विभाग को आवंटन दिया, लेकिन उस आवंटन का उपयोग ही नहीं हुआ। और मैं इसलिए इस सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात को पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि ये उस समय के प्लानिंग कमीशन इस बात का मॉनिटरिंग करता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह ट्राइबल अफेयर्स को मॉनिटरिंग करना चाहिए, जिससे कि यह पता चले कि किस विभाग के द्वारा किस तरीके से उस गांव को केंद्रित करते हुए कार्य हो रहा है। और यह सुनिश्चित करने का काम अब प्रारंभ हुआ है। हमने उन कमियों को दूर करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चीज़ों को आगे बढ़ाया और वो उसको गतिशील बनाने की कोशिश हुई। अब यदि पीछे की चीज़ों को और थोड़ा सा हम देखें तो जिसकी चर्चा किरण रिजिजू जी ने भी किया, कई सदस्यों ने भी किया, कि एक छोटा सा भाग के रूप में गृह मंत्रालय का, उसके बाद में सोशल जस्टिस का एक मंत्रालय जिसमें ट्राइबल के मामले को देखे जाएंगे। ट्राइबल के मामले को आपने इतने छोटे तरीके से देखने की कोशिश, जिसको मैं ये मानता हूं कि आप उन्हें समझने से ज़्यादा समझाने की कोशिश की। मैं इसलिए कहता हूं इस बात, क्योंकि सवाल इस बात का था कि वो जो जनजातीय क्षेत्र है, वो जो जनजातीय लोग हैं, वो अपने विशेषताओं के बल पर है, अपनी पहचान के बल पर, अपनी संस्कृति के बल पर है, किसी धन संपदा के बल पर नहीं है, अपने चरित्र के बल पर है। उन्हें समझने की जरूरत थी। उनके बारे में आपको काम करते समय यह ध्यान में रखना बहुत जरूरी था कि वो न केवल भारत के इस भूभाग में बल्कि इसके बाहर भी, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, दमन दीव हो, कई आइलैंड में वो सारे लोग रहने वाले जो जनजातीय एथिक्स कैरेक्टर को लेकर के जीने वाले लोग, वो संपदा अपने जीवन पद्धति को मानते हैं। और ठीक है, आज के दिन में प्रगति सबके लिए आवश्यक है, वो पीछे छूटना नहीं चाहिए, लेकिन उसको मिटा के नहीं हो सकता है, उसको उस पर प्रहार करके नहीं हो सकता है। आज जितनी बातें डिस्प्लेसमेंट की बात लोग करते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसके समय में हुआ है इसका आंकड़ा पहले जांच कर लिया जाए, तब हमें पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है उनके साथ। अब 2006 में जो वन अधिकार अधिनियम बना, जिसकी चर्चा माननीय सदस्य जयराम रमेश जी काफ़ी सीनियर है, उन्होंने की है, और उन्होंने ये भी कहा है कि कम्युनिटी जो इंडिविजुअल पट्टा है वो मिला है, कम्युनिटी पट्टा में काफ़ी विलम्ब हुआ है।
जितने एप्लीकेशन, जितने जिस तरह के प्रोसेस सभी राज्यों के साथ लगातार हम सरकार संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मिले यह कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए हमने पोर्टल ओपन डोमेन में रखा है कि कितने एप्लीकेशन आए, कितने का पट्टा प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें जो मूल बात है इसको समझने की ज़रूरत है, जिसको आपने, हमने, सबने, इस सदन ने एक्ट बनाते समय चर्चा किया, और वो यह चर्चा किया है कि ट्राइबल के साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ। अब ये 2006 में यदि आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस के लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो हिस्टोरिकल, क्योंकि आपने उसके परंपराओं पर वो जल, जंगल, जमीन और अपना स्वाभिमान को ही अपना जीवन का सबसे बड़ा आधार मानता है, क्योंकि उससे कभी समझौता न किया है और ना ही करेगा। तो ये जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, यह हिस्टोरिकल इनजस्टिस का मुख्य कारण क्या है? इसके रूट कॉज में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमने जाने अनजाने उसके साथ अन्याय किया है। उसे न्याय में बदलने का दायित्व इस सरकार ने लिया है, नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है कि हम उसको ठीक करेंगे, उसका समाधान अस्थाई समाधान ढूंढेंगे। मैं अमित शाह जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अभी एक बैठक आयोजित की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ, उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, क्योंकि उस कानून का एक तरीके से ट्राइबल अफेयर्स कस्टोडियन है, देखता है कि ट्राइबल अफेयर्स इसका मॉनिटर करेगा, लेकिन इसकी सारी व्यवस्था कानून में राज्य स्तर पर की गई है कि राज्य सरकार इस सारे कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित करेगा और वो कार्य को आगे बढ़ाने का काम लगातार भारत सरकार के माध्यम से हमारा यह मंत्रालय कर रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह जो एक भाग के रूप में लंबे अरसे तक, यानी 60 साल से ज़्यादा लगभग हम मान सकते, 50 साल से अधिक हम मान सकते कि उनके बारे में, जब बृहद भूभाग में रहने वाले समुदाय के बारे में हम एक छोटा सा भाग में, एक छोटा डिवीज़न के रूप में हम उसको गवर्न करने की कोशिश की। इस अवसर पर निश्चित रूप से हम सभी लोग, माननीय सदस्य सभी लोग, इस महापुरुष को, महामानव को, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए स्मरण करेंगे कि उन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय बनना चाहिए, और ये जनजातीय मंत्रालय बना। जनजातीय मंत्रालय और 2 मंत्रालय जिसकी चर्चा, और यह बहुत अच्छा विषय इस सदन में चुना गया कि नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल अफेयर्स की चर्चा होनी चाहिए, उसके कामकाज की समीक्षा, चर्चा और उस पर सुझाव और आगामी कार्यक्रमों के बारे में हम और अधिक उत्साह के साथ काम कर सकें। यह अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जिसको संवैधानिक दृष्टि से ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कहा, और जो बाकी के जो ट्राइबल के हिस्से हैं उसमें जहां पर आबादी अधिक है उसको अनुसूचित क्षेत्र के रूप में, 5वें अनुसूचित क्षेत्र के रूप में विशेष तरीके से इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनकी परंपरागत व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, उसकी जीवन पद्धति, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी साहित्य, सारी चीज़ें सुरक्षित कैसे रहे और डेवलपमेंट के तरफ कैसे आगे बढ़े, विकास के तरफ कैसे आगे बढ़े। और इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इस 2 मंत्रालय का गठन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ,
और ये दोनों मंत्रालय की चर्चा हम सब ने की है। ये दोनों क्षेत्र यदि आप देखें, भारत का हृदय स्थल के रूप में, भारत का महत्वपूर्ण, जैसे अभी माननीय सदस्यों ने किया चर्चा कि जहां जनजातीय समुदाय है, जहां आदिवासी है, वहीं सबसे अधिक खनिज संपदा है। लेकिन इस सदन ने चर्चा किया कि वहीं सबसे ज्यादा गरीबी भी, बेरोजगारी भी और अशिक्षा भी, स्वास्थ्य की भी सुविधा नहीं है। तो 75वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। आज हम इस बात को एहसास कर रहे हैं ना कि 75वां वर्षगांठ में, यानी अमृत महोत्सव में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो पीछे के कई वर्षों का इतिहास तो सामने आएगा कि पीछे के कई वर्षों के इतिहास में जो गलतियां हुई है उसको सुधार करके हमें आगे बढ़ना। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि पूरे देश के जनजातीय क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों का संपूर्ण विकास होना चाहिए। भारत का संपूर्ण क्षमता विकास होना चाहिए। भारत अपने आप में समृद्ध भारत के रूप में, सक्षम भारत के रूप में उभर करके सामने आए। और यह तभी आएगा जब ट्राइबल और ट्राइबल एरिया पूर्ण रूप से डेवलपमेंट के साथ जुड़ेगा, विकास के साथ जुड़ेगा। यह संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी कड़ी में यदि आप देखें तो पिछले कई वर्षों के तुलना में जनजातीय विकास के लिए जो निधियों का आवंटन हुआ है उसमें लगातार वृद्धि हुआ है। 2014-15 में जो पिछले सरकार में 19,661 करोड़ था, वह 52,000 करोड़ में तब्दील हुआ। ट्राइबल अफेयर्स का बजट को अगर आप 14 के पहले देखें तो आपको सामान्य तौर से पता चल जाएगा कि क्या अप्रोच रहा है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, आंकड़े देखने वाले आप स्वयं ही देख ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जिसकी चर्चा आपने किया है कि आवंटन में कमी आई है, मैं लगातार सुन रहा था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार आवंटन में बढ़ोतरी हुई है। और केंद्र सरकार द्वारा पिछले 6 वर्षों में जनजातीय विकास के लिए कुल मिलाकर 1,64,873 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, 4 राज्यों जो विशेष केंद्रीय सहायता का है, उन्हें भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। माननीय सदस्यों ने चिंता जाहिर किया शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2014 में एसटी एवं सामान्य आबादी के विभिन्न विकास संकेतों में एक स्पष्ट अंतर था। सरकार ने आदिवासियों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए जो कार्यनीतिक जो पहल की है और माना शिक्षा सबके लिए, विकास सबके लिए, और खास करके जो गर्ल्स एजुकेशन, बेटियों को पढ़ाने के लिए विशेष तौर से जोर दे करके कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने का काम किया। 2000 जैसे अभी चर्चा हो रही थी, 2013 के दौरान अगर आप 2013 के पहले देखें तो लगभग 129 EMRS संचालित, लेकिन 2019-20 को अगर आप देखें तो बढ़ करके 285 हो गई। इस समय यदि हम देखें तो 85,000 से अधिक छात्र छात्राएं इसमें शिक्षा अर्जित कर रही। इस तरीके से यदि हम आज 21-22 में देखें तो लगभग 700 EMRS का कार्य प्रारंभ हो गया।
और इन योजनाओं को गुणवत्ता आधारित शिक्षा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष ध्यान रखते हुए कि हम उन सारे स्थानों पर स्कूल खोलें जहां 50,000 से अधिक 50% से अधिक आबादी हो, या 20,000 से और 20,000 कम से कम आबादी होना चाहिए। इन सारे स्थानों पर लगभग 28,000 करोड़ से अधिक राशि उपलब्ध कराई गई। ये राशि लगातार उन स्कूलों के लिए खर्च किए जाएंगे। ये जो स्कूल एकलव्य मॉडल स्कूल, ये बात सही है कि ये 97-98 में प्रारंभ हुई थी, लेकिन ये 97-98 के बाद इसकी गति क्या थी? कई राज्यों में राशि आवंटित किया गया, कुछ जगहों में चलाया, कुछ जगहों में एनजीओज को किसी को भी दे करके किसी तरीके से चलने लगे। भारत सरकार उसके रेकरिंग कॉस्ट लगातार उपलब्ध कराती रही, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उस आधार पर नहीं है जिसकी संभावना है। और इसलिए भारत सरकार ने फैसला किया है कि इन सारे स्कूलों को हम नवोदय विद्यालय के समानांतर ढंग से संचालित करेंगे। नवोदय विद्यालय एक मानक विद्यालय के रूप में स्थापित है और उसी के स्तर पर हम इन विद्यालयों में जहां खेल और कौशल विकास का प्रशिक्षण, स्थानीय कला एवं संस्कृति की विशेष सुविधाएं कैसे प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करेंगे। ये हमारे छात्रों के शैक्षणिक परिणाम और खेलों में भागीदारी और कैसे बढ़े, यह सुनिश्चित करने का निश्चय भारत सरकार ने किया है। विभिन्न हिस्सों में उत्कृष्टता केंद्र खोलने का भारत सरकार का कार्य योजना है, जिसमें खिलाड़ियों को और निपुण बनाया जा सके। आप उपसभापति महोदय, आपने देखा होगा पिछले दिनों में ओलंपिक के गेम में किस तरीके से देश के खिलाड़ियों ने हमारा नाम ऊंचा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से सभी खिलाड़ियों के साथ मिल करके और यही लक्ष्य निर्धारित करते हुए कि जनजाति क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, उन सुदूरवर्ती क्षेत्र में मेधावी, चाहे वो शिक्षा में हो, खेल में हो या ऐसे स्किल में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, उसको कैसे निकाल करके उसके मेधा को दुनिया के सामने परोसा जा सके, प्रस्तुत किया जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए हमारा मंत्रालय लगातार कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहा है। और इसी कड़ी में हम हर साल EMRS का एकलव्य मॉडल स्कूल का एक स्पेशल टूर्नामेंट आयोजित करते हैं और उस आयोजन के माध्यम से हम यह कोशिश करते हैं कि हमारे खिलाड़ियों का प्रोजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। और बहुत सारे ऐसे नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ के बहुत सारे खिलाड़ी विभिन्न क्षेत्रों में उभर करके सामने आए हैं। मेरी कॉम भी वैसे ही एक स्टूडेंट, वैसे ही एक खिलाड़ी आदिवासी परिवार, जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया। तो हमारा यह कोशिश है कि अधिक से अधिक खिलाड़ी हमारे स्कूलों से, हमारे क्षेत्रों से उभर करके सामने आए। सरकार ने देश भर में, खास करके उत्तर में लद्दाख राज्य संघ से लेकर तमिलनाडु, दादरा नगर हवेली और पश्चिमी में दमन दीव से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक इस एकलव्य मॉडल विद्यालय की स्वीकृति दी है। और इसमें जब यह कुल मिलाकर के 740 EMRS हो जाएंगे तो लगभग 3.5 लाख विद्यार्थी, गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स हमारे स्कूलों में होंगे। EMRS जनजातीय क्षेत्रों में सफलता का एक नया केंद्र बनने जा रहा है और इन स्कूलों के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और इन स्कूलों के माध्यम से उभरते छात्र के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की जो मूल मंशा है वो पूरी हो सकेगी। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार अधिक से अधिक हो, भारत सरकार की यह मंशा है। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही, जिसकी बात कह रहे थे
अब थोड़ा डिटेल्स में जाइए। बहुत लोगों ने कहा आप उस डेटा को मत ढूंढिए, क्योंकि वो डेटा आपके समय में, आप लोगों के समय में, प्लीज उस समय के डेटा के बारे में अगर हमसे पूछिएगा, क्योंकि उस समय के डेटा के बारे में आपने डेटा मैनेजमेंट क्या कैसे किया ये आप ही बता सकते हैं। लेकिन अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि 30 लाख बच्चे का डिटेल्स आप जब चाहेंगे तब आपको उपलब्ध होगा, जिसको हम प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं। पूरा डेटा वाइज है, एक गांव का नाम, स्कूल का नाम, छात्र का नाम आपको उपलब्ध होगा। सारा डेटाबेस बनाया गया है प्री मैट्रिक को, और बच्चों को डीबीटी बेस पर पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है। जो छात्रवृत्ति, जो स्कॉलरशिप हम दे रहे हैं वो डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। आप जब जनजातीय डीबीटी छात्रवृत्ति पोर्टल में आप जाएंगे तब आप देखेंगे कि कितने कुशल और पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। इसी तरीके से विभिन्न विश्वविद्यालयों के पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए भी हमारी कार्य योजना, उनके सर्टिफिकेट को जांच करने के लिए पोर्टल के माध्यम से ही डिजी लॉकर बनाया गया है। उसमें वेरिफिकेशन के लिए आप सीधे तरीके से डिजिटल मोड में सारी चीज़ों को कर सकते हैं। ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और वो भी हमारे पोर्टल पर है, आप देख सकते हैं। आवेदन के प्रसंस्करण के जो समय पहले लगते थे वो समय से मुक्त हो गया है। ये प्रयास इस मंत्रालय ने लगातार करते हुए उपलब्धि हासिल की है, और जिसके वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मंत्रालय को लगातार इस डिजिटल मोड में सारी चीज़ों को लाने के लिए लगातार प्रोत्साहित माननीय प्रधानमंत्री जी ने और विभिन्न संस्थाओं ने किया है। अध्यक्ष महोदय, आज का युग डिजिटल का है। निश्चित रूप से हमारे सारे विद्यालयों में डिजिटल युक्त पढ़ाई हो, इसके लिए कोशिश किया जा रहा है और राज्यों को बताया जा रहा है, राज्यों से पूछा जा रहा है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर ज़्यादा काम करें, जिससे कि आज की जो अत्याधुनिक आवश्यकता है छात्रों, उन आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। भारत सरकार खुले तौर से यह कोशिश कर रही है कि विभिन्न क्षेत्रों के, मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि जो ट्राइबल सब प्लान की जो योजना है कि भारत सरकार जो एसटी कंपोनेंट के माध्यम से सारे मंत्रालयों का राशि को सही ढंग से उपयोग हो सके, यह सुनिश्चित करती है। वहीं संख्या के अनुपात में सभी राज्य अपने राशि को प्रबंधन करें और उन लोगों के बारे में, उन लोगों के लिए खर्च करें, उन लोगों के नाम से नहीं हो बल्कि उन लोगों के लिए हो, यह सुनिश्चित करें। और मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं कि हमारा यह जोर है, क्योंकि इसे मैं फिर आलोचना करूंगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सब प्लान का योजना नीति में लाई गई, लेकिन इसका एस्टेब्लिशमेंट के लिए, इसका मूल्यांकन के लिए, इनके कार्य योजना के लिए राज्यों में, अधिकतर राज्यों में इस बात की कमी दिखी। अधिकतर राज्यों में ट्राइबल सब प्लान एक्सपेंडिचर मैकेनिज्म काफ़ी वीक भी दिखे, और इसलिए जो हमने कहा है, राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट लगभग राज्यों में है, उन ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप शोध के लिए, आदिवासी को शोध का विषय मत बनाइए, आदिवासियों के लिए शोध करिए। आदिवासियों को शोध का विषय बनाने का कोई मतलब नहीं है, बल्कि आदिवासियों के लिए शोध करते हुए यदि आप उसको प्लान के लिए योजनागत तरीके से उनके लिए कार्य योजना बनाते और उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए करते तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता। ठीक है, जहाँ कुछ हो रहा है उन्हें हम और प्रोत्साहित, जहाँ नहीं हुआ है उसे कैसे प्रारंभ किया जाए, इसका प्रयत्न हमारे मंत्रालय के तरफ से हो रहा है। और इसलिए इस बार हम लोगों ने बजट में, इसी बजट में आप देखेंगे तो हम लोगों ने प्रोविज़न किया है
कि इस तरह के चीज़ों को मॉनिटरिंग करने के लिए, पिन पॉइंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, आउटकम लाने के लिए आपको जो इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है वो भी भारत सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, ताकि आपको इसका अतिरिक्त भार न पड़े कि आदिवासी क्षेत्रों में विकास के लिए जो पैसा खर्च करना है उसका प्लान करने का ही हमारे पास में व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी राशि कैसे उपलब्ध हो सके हमने इस बजट में प्रावधान किया है, और मैं समझता हूं कि सभी राज्यों को इसका लाभ लेना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे हमने कहा कि प्री मैट्रिक, उसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक, उसी तरीके से डिफरेंट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए, ओवरसीज स्कॉलरशिप के माध्यम से विदेश में पढ़ने के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को भी लगातार भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय के माध्यम से राशि आवंटित कर रही है, और लगभग इसमें 20-21 के दौरान 2400 करोड़ की व्यवस्था इसके लिए की गई थी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसकी चर्चा लोगों ने किया, खास करके हमारी माननीय सांसद ने स्वास्थ्य के विषय में और अभयवान कमेटी के बारे में चर्चा किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश भर में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार ने, जहां माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा किया गया है और उसको कार्यान्वित किया जा रहा है, आयुष्मान भारत, ताकि वह स्वास्थ्य सेवा नीचे स्तर तक लोगों तक पहुंच सके और उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले। जनजातीय क्षेत्रों और जनजातीय लोगों को भी इसमें भारी मात्रा में 61,13,497 लोगों को इसका लाभ मिला है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करने की योजना हमारी मंत्रालय की है, और साथ ही साथ साक्ष्य आधारित नीतियों को तैयार करते हुए समुदाय की ज़रूरतों को समझने के लिए एक विस्तृत डेटाबेस योजना तैयार की जा रही है, और इसके लिए बड़े पैमाने पर हमने एक जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य नामक एक स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, और जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई मंचों पर किया, और कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में एक जो बड़ी समस्या है वो है सिकल्स एनीमिया का, और ये बहुत बड़ी समस्या जनजातीय क्षेत्रों में, उस पर शोध के कार्य के साथ साथ समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसके लिए लगातार आईसीएमआर से, हेल्थ मिनिस्ट्री से हमारा मंत्रालय तमाम देश के जो हेमाटोलॉजिस्ट है उन लोगों के साथ संवाद करते हुए नई नीतियों का निर्माण करते हुए इसका अस्थायी समाधान क्या हो सकता है उस पर काम कर रहा है, और इसी कड़ी में हमने इसका डेटा बनाने का कार्य प्रारंभ किया है, और इस डेटा के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे हैं कि जब हम आने वाले दिनों में, इस अमृत काल का संकल्प ऐसा होना चाहिए कि जब हम 100वां वर्ष बनाए तो यह सिकल एनीमिया इस राष्ट्र से मुक्त हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। ये इस मंत्रालय का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संकल्प है, और उसको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। इन सारे बीमारियों के साथ साथ अन्य इस तरह की कठिनाइयों को, खास करके स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस तरीके से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक रूप से, और जिसकी चर्चा अभी आप सबने किया है कि जो गैप, हमने जो संकल्प लिया है उस संकल्प में यही है कि जो गैप एनालिसिस करते हुए, मैं इस अवसर पर हमारे आईटी मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं इस बात के लिए कि अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद में यह स्वीकृति दिया गया कि देश के जो आकांक्षी जिला, जो ट्राइबल एरियाज हैं
आकांक्षी जिला, उसमें से 7,287 गांव की पहचान की गई है जहां मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है, और उन सारे स्थानों पर 4G मोबाइल पहुंचाने के लिए विशेष योजना के तहत 6,466 करोड़ की व्यवस्था इसी कार्य योजना के तहत किया गया है कि वहां पर 4G उपलब्ध कराया जाए। तो इस तरीके से यह जो नेटवर्क बेस्ड कार्यक्रम है वह कैसे उपलब्ध हो, क्योंकि गैप एनालिसिस करने का काम इसी ढंग से उपसभापति महोदय आपने देखा होगा और कई माननीय सदस्यों ने चर्चा किया है कि गांव में सामान्य सुविधाओं का अभाव है। हमने अंत्योदय के डेटा को एनालिसिस किया और अंत्योदय के डेटा को एनालिसिस करते हुए जहां जहां गैप है, एक मॉडल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे दुनिया के लिए प्रस्तुत किया गवर्नेंस का, आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में, और सभी जिला के पदाधिकारियों के बीच में प्रतिस्पर्धा के साथ डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया और उसके अच्छे परिणाम निकले। और उसी में से उन सारे गैप्स को एनालिसिस करते हुए हमने यह सुनिश्चित किया कि एक नई कार्य योजना प्रारंभ किया जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, अध्यक्ष महोदय 25% तक की आबादी या उससे अधिक आबादी जिन गांवों की है उसकी संख्या 1,17,000 इस देश में आदिवासी गांव है। उन सारे गांवों को डेटाबेस बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ ही हमने जो डेटा गैप्स है उसका एनालिसिस करते हुए लगभग 36,000 गांवों को हमने लक्षित किया है कि उन गांवों में हम वो सारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए सारे मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेट करें, और उसका नाम हम लोगों ने रखा है आदि आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसके माध्यम से हम लोगों ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी विभाग मिलकर के काम करें, चाहे वो इंटरनेट टेलीफोन सेवाएं हो, चाहे वो इंटरनेट कैफे हो, चाहे विद्युतीकरण काम हो, चाहे नल का जल। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आप गांव में नल का जल पहुंचना चाहिए। उन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए जनजाति मंत्रालय के माध्यम से अधिक कोऑर्डिनेशन के साथ कार्य हो, आदि आदर्श ग्राम योजना का लक्ष्य है। और उसके माध्यम से पाइप नल का पानी यानी नल का जल सबके घरों तक पहुंचे, ये सुविधा, जल निकासी की सुविधा, स्कूल में 100% बच्चों का एडमिशन और ड्रॉप आउट को घटाना। इसके साथ साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां सुविधाएं, पोस्ट ऑफिस की दूरी, बैंक की दूरी, चिकित्सा केंद्र की दूरी, इन सारे चीज़ों को गांव तक सुविधा के रूप में कैसे स्थापित किया जाए, यह सुनिश्चित करने का, और इसमें लगभग विशेष तौर से 12 मंत्रालयों का कार्य सुनिश्चित किया गया है कि मिल करके हम सब एक गांव को आदर्श गांव बनाने का योजना करेंगे। यह कन्वर्जेंस प्रोग्राम है जिसकी चर्चा माननीय सदस्यों ने किया है, और जो भी इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम है या इस तरह की योजना जो गरीब कल्याण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहा है, वो सैचुरेट मोड में कैसे है। यदि प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो पूरे गांव में जितने भी एलिजिबल लोग हैं सबके लिए बन जाए, नल का जल सारे घरों को मिल जाए, ऐसी सारी सुविधाएं उन गांवों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने का लक्ष्य आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हुआ है। इसके साथ साथ ही हम उन सारे चीज़ों को, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे वन अधिकार अधिनियम के बारे में, अब हम ट्राइफेड के साथ में, रोजगार के साथ, अब वन का कम्युनिटी राइट्स अगर हम उस गांव को देते हैं, क्योंकि वो उसका अधिकार है, जल जंगल जमीन एक स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ उसका जीवन का आधार है, लेकिन उस आधार को यदि हम कन्वर्ज नहीं करते हैं,
वो समाधान के रास्ते पर नहीं आएगा। और इसलिए हमने योजना बनाया है कि उन गांवों में जहां जंगल है, उस जंगल के उपज को ट्राइफेड के माध्यम से एक तरफ जो ऐसी, जिसको हम आयुर्वेद की निधि, भारत में आयुर्वेद की एक बड़ी निधि है, जो आयुर्वेद की निधि है, उसका संवर्धन, संरक्षण और उत्पादन उन गांवों के माध्यम से कैसे हो। ऐसे वनोपज, चाहे वो महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे केंदू हो, तमाम तरह के, अभी हम लोगों ने 87 ऐसे वनोपज को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भारत सरकार के माध्यम से, इस मंत्रालय के माध्यम से स्वीकृति दिया है। पहले कुछ 10-12 ऐसे वनोपज थे जिसके माध्यम से MSP लोगों को मिलता था, लेकिन हम लोगों ने 87 ऐसे आइटम को, वनोपज को सुनिश्चित किया है कि वो सारे वनोपज का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। आज यदि आप अच्छे सिल्क पहनते हैं, वो वनोपज है। चाहे जितने भी सिल्क, जितने तरह के, वो सारे ट्राइबल एरियाज में सबसे ज़्यादा उत्पादन होते हैं। चाहे वो आसाम के क्षेत्र में रेरी और सिल्क ले, या झारखंड उड़ीसा में तसर सिल्क ले, या मालवेरी सिल्क ले, सारे क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो ट्राइबल जुड़ा हो। उसका वैल्यू एडिशन उनके अपने स्थान पर हो, उसका वैल्यू एडिशन उनके द्वारा हो, उनको रोजगार से जोड़ा जा सके। इस तरह के कार्य योजना को सफल करने का एक बृहद कार्य योजना चल रहा है। इसके अलावे वनोपज के और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको औने पौने दाम पर मिडिल मैन के माध्यम से, इस तरह के व्यापारियों के तंग करने के माध्यम से लोग ज़्यादा से ज़्यादा उलझ जाते हैं। उसका समाधान करने का रास्ता ट्राइफेड के माध्यम से हो रहा है। ट्राइफेड एक ऐसा फेडरेशन है जिस फेडरेशन के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि देश के अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जो आज भी पूरी तरीके से वन आच्छादित, वन आश्रित या वन के अंदर, जंगल के अंदर रहने वाले हैं, उनको हम इसके साथ जोड़ सके, उनको हम इसके साथ रोजगार के साथ जोड़ सके। उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे हो, उनको बेहतर तरीके से रोजगार के और साधन कैसे उपलब्ध हो, यह सुनिश्चित करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार इस कार्य के लिए लगा हुआ है कि जितने भी ऐसे गांव हैं, जनजातीय गांव हैं, वहां पर सब जगह बंधन केंद्र बने, बंधन केंद्र का स्थापना हो। और इसका लक्ष्य यही है कि मूल तरीके से जल, जंगल, जमीन का जो एक आधारभूत जीवन है वो बरकरार रहे, रोजगार के साथ जुड़े, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और स्वास्थ्य की सुविधा इस तरीके से मिले ताकि वो रोग मुक्त हो सके। और जब हम जनजातीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो सारे सीमा क्षेत्र उसमें जुड़ते हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, या आप सुनने को तैयार हैं तो सुनाए। प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत वर्षों बाद ट्राइबल अफेयर्स पे चर्चा हो रही है, होने दीजिए प्लीज प्लीज। देखिए ट्राइबल अफेयर्स पर आप चर्चा कर रहे हैं, ट्राइबल के कार्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस बात की चर्चा करना बहुत जरूरी है कि मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि ट्राइबल को समझने का कोशिश करें। ट्राइबल यहाँ खड़ा है और बिरसा मुंडा के धरती से आकर खड़ा है। ट्राइबल आपके सामने खड़ा है और बिरसा मुंडा के धरती से आकर खड़ा है और ये बताने के लिए खड़ा है कि आपने किस तरीके से
प्लीज आप सिर्फ माननीय उत्साह मंत्री की करके बातें जो और रिकॉर्ड इसीलिए से जा रही है, जॉन बेटा। आपकी दशा ये हुई है। प्लीज। आपके दशा के पीछे आप खुद ही जिम्मेदार हैं, दोष हमारे ऊपर लगाते हैं। आपकी जो दशा है उस दशा के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं तो आप सिर्फ आईना पोंछते हैं, अपना चेहरा पोंछ के देखिए ना, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब आईना क्यों पोंछते हैं, चेहरा पोंछ लीजिए, ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि भारत सरकार लगातार उन कमियों को दूर करते हुए, जिन कमियों को आपने राजनीतिक हथियार बनाया, अभी एक माननीय सदस्य बहुत कह रहे थे कि हम उसके साथ हैं, उसके साथ आप रहते तो उसकी यह हालत होती। उसको सिर्फ आपने अपने साथ रखा, उनको साथ होने नहीं दिया, नहीं तो यह हालत उसकी नहीं होती। अब आप नहीं सुन रहे थे, अभी वायनाड के बारे में सुरेश गोपी जी ने क्या कहा, क्यों आप वहां चुनाव लड़ने के लिए गए, क्योंकि आप उसको आप ऐसे समझा सकते हैं। अब यहाँ से तो नहीं समझा नहीं सकते थे, यहाँ से तो लोगों ने आपको निकाल दिया। अब वायनाड में जा करके, अब वायनाड की दशा आप बोल रहे हैं, सिर्फ प्लीज वायनाड की दशा आप बोल रहे हैं, तो आईना किसको दिखा रहे हैं आप? प्लीज मिस्टर जॉन बेटा, खुद अपने आईने को, अपना चेहरे को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन इस सरकार का कमिटमेंट है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है कि वायनाड के उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार पूरा करेगी। वहां तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि आपने 75 साल में उसकी दशा क्या किया है, यह आपके सामने आईने के रूप में दिख रही है। आज समस्या का समाधान यदि आप करना चाहते हैं तो आप उन कमियों को स्वीकार करिए। उन कमियों को ढकते ढकते खुद ढकते जा रहे हैं आप, उन कमियों को ढकते ढकते आप खुद ढकते जा रहे हैं, यह आपकी हालत है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूंगा कि आज मैं निश्चित रूप से कहूंगा, आज़ादी के समय में लोगों ने अच्छा सोचा था, लेकिन आज़ादी के बाद जो लोग आए उन लोगों ने उन लोगों की भी दुर्दशा की थी। मैं गया ठक्कर बाबा के द्वारा बनाया गया, ठक्कर बाबा के द्वारा बनाया गया आदिम जाति सेवा मंडल में। आप कभी गए हैं? कौन गए, जरा हाथ उठाइए। कौन गए, जरा हाथ उठाइए। जिसके अध्यक्ष उप सभापति महोदय, जिस संस्थान आदिम जाति सेवा मंडल के प्रथम अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, जिसके अध्यक्ष देश के राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे। और उन्होंने कहा था, आदिम जाति सेवा मंडल का अध्यक्ष होने के नाते हमें गर्व है, मैं राष्ट्रपति का पद छोड़ सकता हूं, लेकिन ये छोड़ने की इच्छा नहीं है, ये उसने कहा था। लेकिन उनके द्वारा बनाए गए संस्थान में आप में से कोई गए हैं तो बताइए। ये आजादी के लंबे कालखंड का इतिहास है, ये लंबे कालखंड का इतिहास है कि आप किस तरीके से, और वो है दिल्ली में, हम लोग गए, वो है दिल्ली में, लेकिन आज तक उसी में सारी पॉलिसियों के बारे में उन दिनों में चर्चा होती थी, लेकिन उसको आपने रसातल में डाल दिया, उसको आपने समाप्त कर दिया, और आपने ये सोचा कि हम इसी तरीके से आश्रित जीवन के बल पर आदिवासियों का वोट प्राप्त करते रहे और हम सत्ता में बने रहे। यही तो आपने किया, और इसलिए ये दुर्दशा का आज जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आईना आपको खुद दिखा रहा है कि आपकी वस्तु स्थिति क्या है। लेकिन मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूँगा, मैंने शुरू में कहा कि मैं ज़्यादा आलोचना नहीं करूँगा। हमारा संकल्प जो है, उस संकल्प के आधार पर हमें आगे काम करना है। अध्यक्ष महोदय, जनजातीय समाज के संवैधानिक व्यवस्था का संरक्षण हो,
यह सरकार प्रतिबद्ध है। जनजातीय क्षेत्रों का संपूर्ण विकास हो, यह इस सरकार की प्राथमिकता है। यहाँ के जनजातीय समाज को जो उसकी स्वाभिमान है, उस स्वाभिमान के आधार पर गर्व के साथ हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, यह बताने का गर्व प्रदान हो, यह इस सरकार का संकल्प है। और इसलिए भारत सरकार ने उनके प्राइड को, अब लोग आलोचना कर रहे थे, उसका तो कोई जवाब नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को गौरव दिवस के रूप में आज़ादी के अमृत काल में जो फैसला किया गया है, पूरे देश के आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया है कि जो जल जंगल जमीन अपने भारत के कण कण के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ाई लड़ा, उसको सम्मान देना देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जानते हैं। और इसलिए आदिवासी गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को घोषित किया गया है। और इस उपलक्ष्य में यह कोशिश किया गया है सिर्फ माननीय मंत्री पूरे देश की बातें के ही रिकॉर्ड पे आदिवासी जा रही समाज है के और कुछ नहीं, प्लीज। उस भूले बिखरे जिसको लोगों ने भुला दिया, उसको हम निकाल करके सामने लेकर के आए। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे देशभक्त जिन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा, देश के लिए अपने आप को समर्पित किया, चाहे रानी दुर्गावती हो, फूलो झानो हो, नीलांबर पीताम्बर हो, सिद्धू कानू हो, ऐसे सारे लोगों के, चाहे बाद के दिनों में रानी गांडीलियो हो, ऐसे महान देश के ऐसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बने। और जगह जगह म्यूजियम बनाने का काम भारत सरकार ने प्रारंभ किया है, क्योंकि इतिहास को इन लोगों ने हमेशा दबाने का कोशिश किया। इतिहास को इन लोगों ने हमेशा, ताकि ट्राइबल इसी तरीके से उसको कहते रहे, आप तो बहुत सरल है, बहुत सहज है, यही कह करके उसको समझाते रहे। ये समझाते रहे, समझने का कभी कोशिश नहीं किया। इसलिए अभी 9 राज्यों में संग्रहालय का स्थापना हो रहा है, काम चल रहा है, अधिकारों का संरक्षण करने का कार्य चल रहा है और आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये बात सही है कि हमें बहुत सारा काम करना है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आप ही ने दिया। आप काम करते तो हमें मौका नहीं मिलता, आप लोगों ने काम नहीं किया, इसलिए हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और हम उन सारे गांव में काम करना चाहते हैं। ये संकल्प है हमारा और इसी संकल्प के साथ हम लोगों ने सभी मंत्रालयों के साथ कार्य प्रारंभ किया है और राज्य सरकारों से कहा है कि ट्राइबल सब प्लान को और ठोस तरीके से बनाएं। पिछले दिनों जब राष्ट्रपति के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में एक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत महामहिम राष्ट्रपति के अध्यक्षता में पूरे देश के ऐसे क्षेत्रों के सभी महामहिम राज्यपाल और यह मंत्रालय संयुक्त रूप से बैठक करके इन सारे चीज़ों पर, चाहे वो आर्टिकल 244 में क्या है, विषय पर नहीं है तो यह क्या है, यही तो, आप तो दूसरे ही विषय पर चर्चा करेंगे। तो संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर उन क्षेत्रों के उन बातों का ध्यान किस तरीके से रखा जा रहा है राज्यों के माध्यम से, उसका मूल्यांकन करते हुए यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य अपने अपने राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन, विकास और भविष्य का नीति निर्धारण करने के दृष्टि से लिए गए उपायों को और किए गए कार्यों को समीक्षा के साथ राष्ट्रपति महोदय को भेजे। उसमें भी इन सारी चीज़ों की चर्चा हुई है कि पिछले कई वर्षों के जो कमियां हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। अब इन बातों को, अब लंबे समय तक आप रहे तो यह चर्चा में तो बात आएगी ही,
इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें तो गलती आप ही की है, क्योंकि आप ही ने मौका दिया है, तो हम क्या करें। क्योंकि लंबे समय रहने के बाद में आपने हमें मौका दिया कि अब आप यही बात कह करके तो अध्यक्ष महोदय, तो हम इन सारे चीज़ों को संकलित करते हुए, संरक्षित करते हुए, व्यवस्थित करते हुए विकास के ढांचा को बुनियादी तरीके से स्थापित करने का काम कर रहे हैं और हम अटल इरादे के साथ काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि संपूर्ण ढंग से जनजातीय समाज का जो मूल अवधारणा है, जीवन पद्धति है, उसको संरक्षित करते हुए, आदि संस्कृति को बरकरार रखते हुए, मौलिक सुविधाओं से जोड़ते हुए, नई जो बदलती हुई दुनिया में उनका भी एक व्यवस्थित तरीके से विकास का रास्ता ऐसे बने जिसमें हम ये कह सके कि वास्तविक रूप से हम कह सके। कृपया बैठ करके टिक्का टिप्पणी न करें। माननीय मंत्री जी को बोला है कृपया बैठ कर टिक्का टिप्पणी न करें प्लीज। इस देश में अमृत काल का संकल्प का परिणाम देश के आदिवासियों को मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आप इसमें राजनीति मत करिए, क्योंकि राजनीति में आप फेंका जाइएगा अभी। इसलिए फेंका जाइएगा क्योंकि आपके पास आप बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, आपके पास कुछ बोलने के लिए रहा नहीं। और यदि हम आगे बोलना चाहें तो अभी आप रात भर नहीं, हम आपके बारे में नहीं बोलेंगे, आपके बारे में नहीं बोलेंगे, हम आपके द्वारा किए गए अन्याय के बारे में बोलेंगे, आपके बारे में नहीं बोलेंगे। हम आपके द्वारा किए गए अन्याय के बारे में बोलेंगे। आप जितना अन्याय किए हैं, कृपया आपस में बात न करें। आप जितना अन्याय किए हैं अध्यक्ष महोदय, आज भी इनके द्वारा किए गए डिस्प्लेस लोगों की चर्चा, आज ये बोलते हैं डिस्प्लेस हो गए हैं। और डिस्प्लेस किसने किया? मैं तो राज्य में मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए मुझे राज्य में उन सारे चीज़ों को देखने का मौका मिला और उन सारे चीज़ों को समझने का मौका मिला कि डिस्प्लेस का मुद्दा क्या है। तो डिस्प्लेस का मुद्दा आप नहीं बनाए झारखंड, और आप बनाते भी नहीं, आप झारखंड बनाते भी नहीं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री अटल इरादे वाले अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होता तो ये राज्य नहीं बनता, क्योंकि आप बरगलाने में माहिर हैं। हमारे जो माननीय इनके और भी जो लोग आज नहीं हैं, वो बड़े माहिर खिलाड़ी थे। तो इन लोगों ने सदैव इसी तरीके से मीठी बात करके, देखिए मैं बता देता हूँ, मैं तो एक आदिवासी हूँ। आप लूट के खुश हुए, हम लुटा के खुश हुए। चलिए, आप लूट के खुश हुए, हम लुटा के खुश हुए। इसलिए खुश हुए कि हम सस्ता छूटे, इसलिए हम खुश हुए कि हम सस्ता छूटे आपसे, नहीं तो और पता नहीं रहता कितना लूट लेते। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि गंभीरता से चर्चा हुई है, हमने सुझाव प्राप्त किया, आलोचना भी सुना, लेकिन कम से कम ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है, उस संकल्प को दोहराते हुए आप भी बोलिए कि 100 साल जिस दिन हम मनाएंगे, उस दिन आदिवासियों का जीवन, आदिवासियों का भविष्य किस तरीके से दिखेगा। हमारे साथ हमारे काम को सराहने का हिम्मत जुटाइए, बड़े दिल से सोचिए। आदिवासी का जिस तरीके से बड़ा मन होता है, वैसे आप यहाँ बैठ कर के थोड़ा बड़ा मन दिखाइए। आप यदि इस चीज़ को करेंगे तो निश्चित रूप से
जनजाति और जनजातीय क्षेत्रों का, देश का भला होगा और देश के समस्त नागरिकों को यह कहने का गर्व होगा कि जिस विदेशी हुकूमत के खिलाफ में लड़ करके हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई। प्लीज मंत्री जी बोल रहे हैं, आप उनको इसका मतलब आप बोलने नहीं देना चाहते। आप मिस्टर नासिर हुसैन प्लीज, आप सुनना नहीं चाहते इसलिए वहां से बोल रहे हैं। प्लीज बोलने दीजिए, उनकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। प्लीज आप बोले। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अभी इनको यदि हम कहें, प्लीज आपस में बात ना करें। प्लीज पीछे बैठकर आपस में बात ना करें प्लीज। माननीय मंत्री जी, आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बोले प्लीज। राहुल गांधी प्लीज नहीं, प्लीज अध्यक्ष महोदय, प्लीज अध्यक्ष महोदय, प्लीज अध्यक्ष महोदय, ये विषय नहीं है कि हम यहाँ पर सिर्फ इस तरह की बातें करें, बल्कि आपको ये ध्यान में रखना चाहिए इस सदन की बातों को पूरे देश के 10.5 करोड़ आबादी इस बात के लिए इंतजार कर रहा है कि शायद आज की चर्चा से और आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं उसे यही लग रहा है कि आप कैसा सोचते थे। प्लीज डिपार्टमेंट के बारे में ही तो मैं बता रहा हूँ, डिपार्टमेंट के बारे में ही तो बता रहा हूँ। अभी आपको मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, कृपया आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। माननीय मंत्री जी को बहुत बोलने दें। महत्वपूर्ण कही, किरण रिजिजू ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, जिसके बारे में कहा गया कि यहाँ 100% ट्राइबल है, लेकिन ट्राइबल सूची में उसका नाम ही नहीं है। यही इनकी कार्य करने की तरीके है। उसको किसने ठीक किया? आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस सदन ने ठीक किया। आप ये बात तो कह रहे हैं कि वो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी 100% आदिवासी, लेकिन आदिवासी की सूची में नहीं। अब उसका ठीक करने का काम अभी बहुत सारे सदस्यों ने किया है उसके, और उन सारे चीज़ों को हम ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा संकल्प है कि उन सारे चीज़ों को ठीक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह के कई चीज़ें जो ट्राइबल के हितों की बातों को ध्यान में नहीं रखा गया है, उसको हम ठीक करेंगे, क्योंकि यह ठीक करने की जिम्मेदारी देश की जनता ने नरेंद्र भाई मोदी को दिया है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसीलिए संकल्प के साथ काम कर रहे हैं, और इसलिए जब गौरव दिवस 15 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री भोपाल पधारे थे, भोपाल गए थे, तो उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि इस देश के असली हीरो आदिवासी है, जिन्होंने किसी चीज़ के लिए ब्रिटिश हुकूमत हो या किसी की भी सरकार हो, चाहे वो अंग्रेज का हो या मुगल का हो, लोगों ने समझौता नहीं किया, संघर्ष किया अपने इस धरती के लिए, इस भारत के लिए, और इसलिए असली हीरो है। आज यदि उन्हें सम्मान मिल रहा है तो आपको कठिनाई क्यों हो रही है? उसमें तो आपको तारीफ करना चाहिए कि आपने अच्छा फैसला किया। प्लीज बैठ करना। डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जो कार्य योजना है, अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, हमने जैसे कहा कि डेवलपमेंट के जो रोड मैप है, अप्रोच है, उस अप्रोच को हम लोगों ने सही अनुसरण कैसे किया जाए इसका ध्यान रखा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत यही हुई कि उन तक पहुंचने के लिए जो हमें रास्ता अपनाना चाहिए वो रास्ता हम नहीं अपना पाए। मैं इसमें आलोचना नहीं कर रहा हूं। यदि वास्तविकता हमारे सामने है तो उसके बारे में, भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण उनको जो डिप्राइव रखा गया, डिप्राइव हुए उन क्षेत्रों में। आपने लेह लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल में सड़कें नहीं बनाई, सड़कें नहीं बनाई, लेकिन वो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल एक बॉर्डर है। उसमें अगर आज हम एक अप्रोच डेवलपमेंट प्रोग्राम को दूरगामी परिणाम के साथ ले जाना चाहता हूं। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं एक आपके सामने एक जिक्र करना चाहता हूं, एक दौरा कर। अभी कुछ दिन पहले मैं अरुणाचल प्रदेश गया था, सेपा में उसकी सांस्कृतिक विरासत, जिसके बारे में कई लोग, किरण जी ने भी चर्चा किया कि प्रधानमंत्री को वह वस्त्र पहनाया गया, तो यहाँ लोगों ने आलोचना किया है। आप ही में से किसी ने किया, किसी ने किया, आप ही में से किसी ने किया, तो आलोचना किया। लेकिन आप उनके हृदय को देखने का काम करिए, उनको समझने का काम करिए कि उसकी सरलता, सहजता और उन सारे जगहों में उन लोगों ने क्या कहा। उपसभापति महोदय, उन लोगों ने क्या कहा कि हम सीमा के सैनिक हैं, जो परमानेंट डिप्यूटेड है यहाँ पर, हम सीमा के सैनिक हैं देश के लिए। हम इन अरुणाचल के पहाड़ी और पहाड़ी कंदराओं में रहते हैं, अपने देश की सुरक्षा के लिए रहते हैं, अपनी पहचान के लिए रहते हैं, हम अपने मिट्टी के लिए रहते हैं, अपने धरती के लिए रहते हैं। हम इसके पहले लेह लद्दाख में गए, वहाँ के लोग, वहाँ पर हमारी एक बहुत बड़ी कार्य योजना, जाकर के एक बार देखना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों ने आई स्तूपा कैसे बनाया, वहाँ पर आई स्तूपा किस तरीके से वहाँ पर बनवाया, पहली बार उस तरह की योजना। जिन गांव में पानी नहीं रुकती थी, उन सारे गांव में पानी रोकने का एक व्यवस्था, वहां के स्वयंसेवी संस्था, हमारा मंत्रालय एक बृहद कार्य योजना बना करके जगह जगह इस तरह का आई स्तूपा बनाया कि लाखों लीटर पानी, जो पानी रुकता नहीं था, उसको रोकने का काम किया, क्योंकि बह के निकल जाता था, उसको रोकने का काम किया। आई स्तूपा जमा जमा करके बड़े बड़े पहाड़ बने। इस तरह की योजना, वहाँ के जो वनोपज और वहाँ के जो उत्पादन है, जैसे मैंने कहा पश्मीना, असली पश्मीना वो लेह लद्दाख से आता है, और सारे ट्राइबल उसमें इन्वॉल्व हैं, सारे ट्राइबल। मैंने उनके जहाँ पर पश्मीना जो है वो भेड़ से नहीं होती, सीप से नहीं होती, वो बकरी से होती है। जो उसके पालक है उनके घरों तक पहुंचे और उनको सुविधाएं प्रदान की कि ब्रीडिंग जब होता है तो उन लोगों की देखभाल और उन लोगों की सुरक्षा के लिए किस तरह की सुविधा आवश्यकता है, और उसका प्रोडक्शन बढ़ा। हम जमीन पे जाके काम करते हैं, हम क्षेत्र में जाके काम करते हैं, हम वहां पहुंच करके देखते हैं कि वास्तविक रूप से जिनके लिए कार्य योजना बना है उनके लिए वो उपयोगी सिद्ध हो रहा है या नहीं। ऊपरी तौर से बात करना और योजना बना करके सिर्फ आप आंकड़ों की खेती करते हैं, लंबे कालखंड तक यही बताने में लगे रहे कि हमने इतना दिया, इतना लिया, इतना किया, कितना पहुंचा इसका तो हिसाब आपने दिया ही नहीं। और यदि आपने कभी कहा भी, स्वीकार भी किया कि 100 रुपया में 15 रुपया पहुंचता है, 85-50 पाइपलाइन में फंस जाता है। जब कहा भी तो यह कहा, आपको वास्तविकता मालूम था। उसको सुधारने के लिए तो आपको जो करना चाहिए, मौका मिला भी तो नहीं किए।
तो अब क्या किया जाए उसका? तो इस तरीके से अब सब जगह में वनोपज के बारे में अब जा करके आपको खुशी होगी। मैं आसाम के दौरे पर गया था। आसाम में जहाँ बंधन केंद्र, जहाँ उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन केंद्र में जा करके देखा। मैं बस्तर में जा करके देखा कि बस्तर की महिलाएं किस तरीके से वहां पर काम कर रही। बस्तर की महिलाएं बंधन केंद्र में किस तरीके से वैल्यू एडिशन के साथ जुड़ करके रोजगार के काम कर रहे। इन सारे चीजों को हमने देखा और आपको दिख नहीं रहा है तो हम क्या करें? एकलव्य मॉडल स्कूल हमने सब पहले बताया कि 740 एकलव्य मॉडल स्कूल नवोदय के तर्ज पर बनेगा और वो नवोदय के तर्ज पर बना करके निश्चित रूप से उन जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय भाइयों और बहनों को शिक्षा के साथ। आप माननीय मंत्री जी को सुनिए, सुनने का धैर्य रखिए प्लीज। उनका सीट पर पीछे बैठकर बोलते हैं, रिकॉर्ड पे नहीं जाता, आपकी ऊर्जा खत्म होती है। प्लीज प्लीज। इसलिए सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको जैसे कहा, अध्यक्ष महोदय जैसे आपको कहा कि जो ट्राइबल का एम्पावरमेंट, प्लीज आपस में बात ना करें, कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हमने कहा, हम सभी राज्यों के साथ मिलकर के सबका अलग अलग, जैसे पंचायती राज संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जाए, हमने आदरणीय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर के साथ, पंचायती राज मंत्री के साथ में यहाँ पर भी चर्चा की और राज्यों में जाकर के पंचायती राज संस्थाओं के साथ, ग्राम सभा के साथ वनाधिकार अधिनियम का सही इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए बृहद कार्य योजना के तहत सभी राज्यों में जाकर के कार्यक्रम हमने किया, जहां पर हमने पंचायत के मुखिया को, जिला परिषद के सदस्यों को, जिला परिषद के अध्यक्ष को, वहां के स्थानीय विधायकों को, वहां के ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री को, सबको आमंत्रित करते हुए इस बात पर चर्चा किया कि किस तरीके से एम्पावरमेंट के कार्यों को और गति दिया जाए और राज्य किस तरीके से इन सारी चीजों को और बेहतर कर सकता है। क्योंकि कुल मिलाकर के हमारी जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में राज्यों का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हमें मिलकर के काम करना पड़े। हमसे जो समर्थन, हमसे जो सहयोग, हमसे जो व्यवस्था, हमसे जो चीजें राज्यों को आवश्यकता है, वो हम उपलब्ध कराएं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक प्रमुख भागीदारी राज्यों का है। उसी तरीके से जो हमारे जिला स्तर पर संस्थाएं हैं, हमारी व्यवस्था है, हम एक ITDA के माध्यम से, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी और इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हम सभी ऐसे जिले में, एक जिले में कई संस्थाएं इस तरह के, जहां पर आबादी है, उस वहां पर इस तरह की संस्थाएं। और मैं राज्यों को यह सुझाव देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे जगहों में अच्छे पदाधिकारी दे, टाइम बाउंड प्रोग्राम करे और इम्प्लीमेंटेशन को, एग्जीक्यूशन को इस तरीके से करे कि उसका आउटकम सामने आए, उसका परिणाम सामने आए और उन परिणामों के साथ जुड़ करके आगामी लक्ष्यों को हम बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकें। और इसलिए आप, यही तो कार्यक्रम तो चल रहा है, प्लीज आपके रोड मैप पे हम चलने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने क्या किया, इन लोगों के बारे में, इन लोगों के बारे में देखिए, अभी आपके सामने बातें आई, नॉर्थ ईस्ट शांति के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ रहा है। आज मध्य भारत में जो समस्या, इन लोगों ने ब्रीडिंग सेंटर बनाने की कोशिश की, जगह जगह लोगों को कैसे भड़काया जाए, कैसे उग्रवादी बनाया जाए, इसका इन लोग मंत्र पाठशाला खोलने का काम किया। लेकिन माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में कहा कि इस देश का एजेंडा है विकास, संपूर्ण विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास।
और सबका विश्वास होना चाहिए। इन लोगों ने क्या किया उन दिनों में, जब मैं मुख्यमंत्री था, मैं तो बताया था कि ये जो उग्रवाद की समस्या दिखाई देती है, ये एक नेशनल प्रोग्राम के तहत इसका समाधान का रास्ता ढूंढना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को, हमारे यहाँ पर बैठे हुए माननीय जयराम रमेश जी को हम बार बार मिलते थे, उनको बताते थे कि होलिस्टिक अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ कैसे चला जाए, इस पर हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। हम उस समय, लेकिन उस समय की स्थिति आप देखें, उसमें लगातार कमी आई है, और कमी आने के पीछे ये है कि देश का एजेंडा विकास है। देश का एजेंडा जातिवाद नहीं है, देश का एजेंडा सांप्रदायिकवाद नहीं है, देश का एजेंडा विकास है, और देश का एजेंडा सर्वधर्म समभाव है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस लक्ष्य के साथ यह सरकार काम कर रही है, और इस कार्य के माध्यम से हम उन लक्ष्यों को पूरा करेंगे। हम उन लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प लेकर के, और इसलिए आज बहुत मजाक उड़ा रहे हैं आप, हो सकता है मने मन, कि अमृतकाल क्या कर रहे हैं। अमृतकाल 75 साल हो गया इस देश का, और 75 साल के अंदर आपने क्या किया उसका उदाहरण आप ही खुद ही दे रहे हैं। आप खुद ही दे रहे हैं कि आपने क्या किया। तो मैं उन सारी बातों पर जाना नहीं चाहता, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि आइए सब मिल करके, अब तो रास्ते में आइए, अब तो कुछ काम करिए मिल करके। अच्छे सुझाव दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। अच्छा सुझाव दीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे। और आलोचना खुद का करिएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, है कि नहीं? आप खुद का आलोचना करिएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो यही कह सकते हैं, अच्छे सुझाव दीजिए। आपके अच्छे सुझाव का हम स्वागत करते हैं। अच्छे सुझाव को जरूर मानेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि आपने नहीं किया ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है, हमारा संकल्प है, हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समृद्ध राष्ट्र बने, देश का हर नागरिक का सपना है। इसीलिए देश के लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। देश विश्वगुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज ये बात सही है, अभी चर्चा हुई, विपत्ति के काल में, विभिन्न समय में किस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में इवैक्यूएशन का प्रोग्राम, जिस ढंग से आपके सामने माननीय विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया में ऐसे जगहों में जहां झगड़े हो रहे, लड़ाई हो रही है, वहां से भारत के लोग सुरक्षित कैसे आ रहे हैं। तो ये नेतृत्व का परिणाम है, नेतृत्व का परिणाम है, ट्राइबल भी है, ट्राइबल ये नेतृत्व का परिणाम है। इस नेतृत्व को स्वीकार करिए और मान के चलिए, तभी आपका भी कल्याण होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से आग्रह करूंगा कि जनजातीय मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करिए, जनजातीय मुद्दों पर संवेदनशील बनिए। देखिए, मैं एक बार फिर बात आपको बता रहा हूँ कि जनजातीय मामलों में संवेदना व्यक्त मत करिए, संवेदनशील बनिए। संवेदना व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, संवेदनशील बनिए। आप संवेदनशील होंगे माननीय मंत्री तो कम से कम आने वाले दिनों में नहीं जा रही रिकॉर्ड पे, प्लीज बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आपके अच्छे सुझाव जो भी है वो आप दीजिए, और जो भी आप अच्छे सुझाव दिए हम उसको आत्मसात करते हैं। जो भी आपके अच्छे सुझाव है, यह भी जो आलोचना आपने किया है, ये भले वो आलोचना खुद की आलोचना आपने खुद ही कर लिया है, इसमें हमें कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन उसको भी हम सुन करके हम उस पर भी विचार करेंगे कि आपको थोड़ा सद्बुद्धि आए।
इसी आग्रह के साथ अध्यक्ष महोदय मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आग्रह करता हूँ कि सब मिल करके जनजातीय समाज का विकास से ही देश का विकास है, देश का भविष्य और उज्जवल हो सकता है। ये हम सबको संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।